नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सैनी और आप देख रहे हैं इंडिलिंक्स न्यूज। और आज हम वर्ल्ड के फेमस नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्णा पाटिल जी के पास में हैं और आज हम उनसे जानेंगे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही किडनी डिजीज के बारे में। और वो आपको वो चीजें बताने वाले हैं जो आपके लिए बेहद काम की होंगी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और आज हम डॉक्टर साहब देख रहे हैं देश के अंदर कि बहुत तेजी से ये बीमारी बढ़ती जा रही है। तो ये क्यों बढ़ रही है? और डॉक्टर साहब, बड़ी बात ये कि कौन कौन से सिग्नल ये बीमारी पहले ही देना शुरू कर देती है जो हम इनकार कर मतलब देख नहीं पाते उनको? सर, जैसे आपने बताया कि किडनी के विकार आज 17% इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन में देखे जाते हैं। किसी न किसी लेवल की किडनी डिसीज 17% एडल्ट्स में है। यूएस में यही डेटा है 15% एडल्ट पॉपुलेशन में। मतलब एक समाज का बहुत बड़ा तबका है जिसमें किडनी के विकार हैं। और ये भी उतना ही सच है कि सिर्फ 7% इनमें से लोगों को पता है कि उन्हें किडनी प्रॉब्लम है। 93% किडनी पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है। ये देखा गया है कि 50% किडनी विकार के लोग तब उन्हें पता चलता है किडनी प्रॉब्लम के बारे में जब उनका स्टेज 5 या डायलिसिस के पास वो पहुंचते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि अपनी किडनी प्रॉब्लम है। तो किडनी प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम तक बिना कोई लक्षण दिखाए रह सकती है। मैं अपने पेशेंट्स को समझाने के लिए बोलता हूँ कि भाई, तुमने अगर अपनी एक किडनी किसी को डोनेट कर दी, अपने सगे संबंधी को आपने डोनेट कर दी एक किडनी, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपका विदाउट एनी सिम्टम्स लाइफ चलने वाला है। उसका मतलब ही ये है कि 50% फंक्शन आप दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो, या वो खराब हो रही है, तब भी कोई सिम्टम्स नहीं आने वाले। तो किडनी पेशेंट्स में ये ज़रूरी है कि जो एट रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे जो मोटापे से ग्रस्त हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है 5 साल से ज़्यादा, जिनका बीपी 2 गोलियों से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बीपी कंट्रोल के लिए, जो किसी न किसी क्रॉनिक डिसीज़ माने हार्ट के प्रॉब्लम से या लीवर के प्रॉब्लम से या आर्थराइटिस की वजह से लंबे टाइम से दवाइयों पर हैं, ये सब एट रिस्क पॉपुलेशन हैं जिन्होंने साल में एक बार अपना किडनी फंक्शन चेक करना चाहिए, क्योंकि विदाउट सिम्टम्स किडनी की प्रॉब्लम शुरुआत हो चुकी हो सकती है। और जब लक्षण आने लगते हैं किडनी प्रॉब्लम में, वो सबसे कॉमन लक्षण क्या हैं? किडनी का काम है पानी को बाहर फेंकना। अगर वो ढंग से बाहर नहीं फेंकेगी तो पानी जमा होने से जो है सूजन आने लगेगी। सुबह उठने पर चेहरे के आँखों के बाजू में सूजन दिखेगी, शाम के समय पैरों में सूजन दिखेगी। और सांस फूलना, जैसे बाहर से सूजन दिखाई पड़ती है, फेफड़ों में जो सूजन है बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगी, वो महसूस होगी। कैसे महसूस होगी? जब आप चलेंगे तो सांस फूलेगी, तो वो इंडिकेट करता है कि फेफड़ों में सूजन है। भूख का कम लगना, बीपी पहले कंट्रोल में रहता था, अब कंट्रोल में नहीं रह रहा है, वो एक इंडिकेटर है। या बीपी नहीं था, अब बीपी आ गया है, वो एक इंडिकेटर है, क्योंकि किडनी नमक को अच्छे से बाहर नहीं फेंक पा रही है। तो नमक का लेवल बॉडी में बढ़ जा रहा है, बीपी बढ़ जाएगा। कुछ लोगों में खून की कमी होने लग जाती है। तो कई बार पेशेंट्स को बस हीमोग्लोबिन कम दिख रहा है, बट उन्होंने कभी किडनी चेक नहीं करी। तो एक्चुअली किडनी जो है एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन बनाती है, जो बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है खून बनाने के लिए। और किडनी विकार के इसमें वो भी एक लक्षण है कि बॉडी में खून बनना कम हो जाता है। तो ऐसे जल्दी थकान हो जाना, रात को खर्राटे ज़्यादा लेना, सूजन आना, ये सारे लक्षण हैं। और जो लेट लक्षण, जब डायलिसिस के लक्षण होते हैं, उनमें बॉडी में खुजली की शुरुआत हो जाना, पूरे बॉडी में, बदन में जो है खुजली होने लगती है, या भूख बिल्कुल नहीं लगती, सुबह उठने के बाद एक किस्म की मतली रहती है, उल्टी की जैसा लगने लगता है, खाया नहीं जाता है, ये सारे लेट सिम्टम्स होते हैं जो डायलिसिस के पास वाले सिम्टम्स हैं। और बहुत लेट कर देने पर कई बार लोग रात में नहीं सोते, दिन में ड्राउजी रहते हैं, या सडन फिट्स के साथ आ जाते हैं। ये एडवांस्ड डायलिसिस रिक्वायरिंग स्टेज में के लक्षण होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अर्ली लक्षणों को पकड़ें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। अभी जैसे प्रेजेंटली हम देखते हैं कि एक आम आदमी है, कॉमनली तो ये जो सिम्टम्स बताए हो सकता है किसी और बीमारी की भी हो। तो इन चीज़ों को एकदम परफेक्टली हम पकड़ने की कोशिश करें कि हाँ, ये चीज़ें हैं और हमारी किडनी वास्तव में काम किस तरीके से करती है, ताकि उसे हम आइडेंटिफाई और कर पाएँ। देखिए, किडनी में 10 लाख फिल्टर होते हैं। एक किडनी में
10 लाख फिल्टर और 10 लाख फिल्टर्स के नीचे ट्यूब्यूल्स, इंटेलिजेंट काम चलता है ट्यूब्यूल्स में। फिल्टर तो जैसे छलनी है, ऊपर से दबाया नीचे चाय गिर गई, पत्ती सब ऊपर रह गई। तो ये जो नीचे फिल्ट्रेट आता है वो फिल्ट्रेट का इंटेलिजेंट काम ट्यूब्यूल्स में चलता है कि क्या कितना चीज़ रखना है। उसमें सारे सेंसर्स हैं कि बॉडी के अंदर सोडियम कितना है, कितना छोड़ना है, कितना रख लेना है, पोटेशियम कितना है, कितना छोड़ना है, कितना रख लेना है, एसिड लोड खून में कितना है, कितना छोड़ना है, कितना रख लेना है। तो एसिड बेस बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, विटामिन डी को एक्टिवेट करना, खून बनने के लिए एरिथ्रोपोइटिन बनाना, नमक का बैलेंस रखना, पानी का बैलेंस रखना, जहर 250 से 300 अलग अलग किस्म के जहर हमारे बॉडी में रोज बनते हैं, उन सब को फिल्टर आउट करना, इतना सब काम किडनी कर रही होती है। और जब किडनी फंक्शन कम करने लग जाए तो इन सब फंक्शंस पे इफ़ेक्ट पड़ने लगता है और हमें उनको करेक्ट करने के लिए बाहर से दवाइयाँ देनी पड़ सकती हैं। तो किडनी में 10 लाख फिल्टर हैं जो बहुत कंटिन्यूसली फंक्शन कर रहे हैं। तकरीबन 180 लीटर फिल्ट्रेट में से 1-2 लीटर यूरिन आता है और कई बार 90% फिल्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा था उसमें से सिर्फ 10 लीटर माने 10% माने 18 लीटर फिल्ट्रेट, उसमें से 1-2 लीटर यूरिन आ सकता है। तो पहले भी 1-2 लीटर यूरिन था, अभी भी 1-2 लीटर यूरिन है, पर पहले 100% फिल्टर्स काम कर रहे थे, अब सिर्फ 10% फिल्टर्स काम कर रहे हैं। तो कई बार लोग गफलत में आ जाते हैं कि मुझे तो 2-3 लीटर यूरिन आता है, मुझे किडनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पर वो पहले 180 लीटर फिल्ट्रेट में से 2-3 लीटर यूरिन आता था, अब सिर्फ 18 या 9 लीटर फिल्ट्रेट जो बन रहा है 24 घंटे में, उसमें से 2-3 लीटर यूरिन आ रहा है। तो यूरिन की मात्रा उतनी ही हो सकती है, पर जहर का क्लियरेंस अफेक्ट हो गया रह सकता है। तो किडनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, काम बहुत सारा करती है, तो उसका फंक्शन हमें साल में एक बार ब्लड क्रिएटिनिन और यूरिन माइक्रोएल्बुमिन, ये 2 टेस्ट से हम उसकी फंक्शन को सही चल रही है या नहीं जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट जब आपके पास में फर्स्ट आता है वो बड़ा डरा हुआ सा होता है, और हॉस्पिटल में जैसे डरा हुआ पेशेंट आता है तो उसको पहला डर तो ये लगता है पता नहीं मेरे साथ में क्या कुछ होने वाला है। तो वो जो पेशेंट है आप उसको किस तरीके से डील करते हैं, और ताकि वो एक अच्छे लेवल पे या जो दवाइयाँ हैं वो अच्छे से शुरुआत कर सके और अपनी उस किडनी को हील करवा पाए? किडनी की अलग अलग किस्म की बीमारियां होती हैं। किडनी की कुछ बीमारियां होती हैं जो पूरी रिकवर हो सकती हैं, जैसे एक्यूट किडनी इंजरी है या रैपिडली प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इनमें पूरी रिकवरी हो सकती है। तो हमारा पहला काम ये है कि पेशेंट को ये दिलासा देना कि भाई आप एकदम से डर के, किडनी प्रॉब्लम ऐसा लोगों के जहन में होता है कि अब तो गया, अब तो ये इर्रिपेरेबल है। तो हमारा पहला काम ये है कि पेशेंट को दिलासा देना और ये पता करना कि ये रिकवरेबल है या नहीं। उसके लिए हम पहले असेस करके देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में किडनी की साइज़ अगर छोटी हो गई है, स्कारड हो गई है किडनी, तो उसमें रिकवरी की गुंजाइश नहीं होती। अगर नॉर्मल साइज़ की है किडनी तो उसमें रिकवरी की गुंजाइश होती है। एक किडनी की बायोप्सी करके देखने के भी इंडिकेटर्स होते हैं कि कई बार हम ऐसे पता नहीं कर सकते कि रिकवरी हो सकती है या नहीं, तो उस कंडीशन में हम किडनी बायोप्सी करके देखते हैं। तो पेशेंट को पहले टाइम देकर उसका सारा जो थॉट प्रोसेस है वो समझना ज़रूरी होता है कि वो कितना डरा हुआ है, वो कितना समझ सकता है, हम क्या समझा रहे हैं वो उसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो पहले उसका डर कम करना होता है, उसका अंडरस्टैंडिंग समझना होता है, उससे दिलासा देकर एक रैपो बिल्डअप करना पड़ता है, क्योंकि कई सारी किडनी प्रॉब्लम्स में इररिपेरेबल प्रॉब्लम होती है। उसमें भी पेशेंट को जो हम एजुकेट करके उन्हें समझा सकते हैं, वो सब डिपेंड करता है कि कितना पेशेंट और डॉक्टर में एक रैपो बना है, वो कितना ट्रस्ट कर रहा है आपको। तो पहले ही सेशन में हम अगर बहुत सारी चीज़ें बोल देंगे, पेशेंट पहले ही डरा हुआ है, तो वो जो है हो सकता है कि डर के किसी बाबा और किसी क्वैक के पास चला जाए, और उसके पास जो गुंजाइश थी कि रिकवरेबल इशू को सॉर्ट आउट करने की, वो भी वो लूज़ कर। इसमें टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना टाइम लूज़ हो जाता है, फर्स्ट 1 to 2 मंथ्स में रिकवरी की गुंजाइश ज़्यादा होती है। कुछ हफ्ते एक्यूट किडनी इंजरी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो टाइम एक बार क्रॉस कर जाता है
तो जो हीलिंग है वहाँ पर, वो स्कारिंग से हीलिंग अगर हो जाती है तो वो इर्रिपेरेबल हो जाता है। तो ये डॉक्टर का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट का ट्रस्ट गेन करे, उसे एजुकेट करे, और क्या हम आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में पेशेंट को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बारे में समझ ले। सर दो चीजें आ गई, एक्यूट किडनी डिजीज और क्रोनिक। ये दोनों में पंगा क्या है, और क्रोनिक वाली ज्यादा खतरनाक क्यों है, क्या दिक्कत है इसको लेकर? तो मैं अपने पेशेंट्स को समझाने के लिए अपने हाथ पे का एक स्कार या निशान दिखाता हूँ कि जैसे ये स्कार है, मुझे बचपन में कट गया था ब्लेड लगकर, तो वैसे मैं कई बार गिरा हूँ, कई बार मार लगी है, चोट लगी है, पर नॉर्मल चमड़ा आ गया। बट कई बार जो है ऐसा निशान छोड़ जाता है, तो ये निशान जो है एक स्कारड टिश्यू है, अब ये चेंज नहीं हो सकता। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हम तब बोलते हैं जब अंदर फिल्टर्स या जो ट्यूब्यूल्स हैं वो पूरे स्कार हो चुके हैं, उसमें रिकवरी की गुंजाइश नहीं रहती। जैसे ये मरते दम तक अब मेरे ये निशान ऐसे ही रहने वाला है, तो वैसे ही वो जो स्कार टिश्यू हो चुका है वो चेंज नहीं होने वाला, उसे कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज़। और जो एक्यूट किडनी इंजरी है वो कुछ दिन या कुछ घंटे या कुछ हफ्ते का जो इंजरी है किडनी का, जैसे किसी को सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, डायरिया, वॉमिटिंग्स, समर सीजन में बहुत लोग जो है हीट स्ट्रोक से किडनी फेल होता है डिहाइड्रेशन के चलते, या किसी की हार्ट फेलियर की वजह से बीपी लो हो जाती है और किडनी शटडाउन में जाती है, किसी को निमोनिया सेप्सिस होके इन्फेक्शन के कारण बीपी लो हो जाता है और किडनी शटडाउन में जाती है, कोविड में किडनी इंजरी होती है। तो ये सारी जो हैं एक्यूट कंडीशंस हैं, अचानक होने वाली कंडीशंस हैं, और यहाँ पर जो है जो कारण है वो अपने सामने एक डिफाइंड कारण होता है। उस डिफाइंड कारण को जब हम डील कर लेते हैं, भले ही क्रिएटिनिन 9-10 को गया हो, डायलिसिस लग रहा हो, उसमें से भी 80% लोगों की जो है रिकवरी हो जाती है। ये एक्यूट किडनी इंजरी रिकवरेबल होती है, और क्रॉनिक किडनी इंजरी जो स्कारिंग से हील हुई है अंदर, वो इरिपेरेबल होती है। ये डिफरेंस है दोनों में। सब अभी आपने ये चीज़ें बताई, अब आपके पास में पेशेंट आ गया और पेशेंट ये सोचता है कि मैं अब कुछ भी करूं, मेरे पास में तो दिक्कत आ गई, अब मेरे पास में आपकी दवाइयां तो हैं ही हैं, लेकिन उसके बाद एक तरीका और होता है कि नेचर से हम लोग जो चीज़ें लेते हैं, खान पान से हम कौन कौन चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब इस मामले में एक पेशेंट खान पान से अपनी सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे, जो आप बताते भी हैं अलग तरीके का खान पान हो जाता है, तो वो अलग तरीके का खान पान है तो क्यों है, और दूसरा उस पर खाने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है खान पान पर परहेज़ का बहुत रोल है किडनी डिसीज़ में, क्योंकि हमारे बॉडी में जो जहर रोज़ बन रहे हैं वो हमारे खाने से, मेजॉरिटी सारे जहर जो हैं इंटेस्टाइन्स में बनते हैं अपने खाने की तरफ से, और किडनी का काम है उन जहर को बाहर एक्सक्रीट करना पेशाब के ज़रिए। मैं अपने पेशेंट्स को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में 10 नौकर हैं। अब उन 10 नौकर, आपके घर में इतना काम है, इतनी चहल पहल है, 10 नौकरों की ज़रूरत है। सडनली एक दिन अगर उनमें से 5 नौकर छुट्टी पे चले जाएं, अब आपके पास बचे हैं 5 नौकर, सारा काम आपको उन 5 नौकरों से चलाना है। अगर दावत ऑर्गेनाइज कर दी, पार्टी इनवाइट कर दी घर में, तो वो 5 नौकर जो हैं नाराज़ हो जाएंगे, यार हम लोग पे ऑलरेडी इतना बर्डन पड़ा हुआ है और आप जो है पार्टी किए जा रहे हो। तो वो 5 भी जो हैं जल्दी भागने के लिए ये हो जाएंगे कि यार इधर तो बहुत वर्कलोड है, मैं भी छोड़ के जाऊंगा। तो किडनी डिसीज़ में जब फिल्टर्स हमारे कम हो चुके हैं, तो हमारा ये दायित्व है कि हम उन पे वर्कलोड ज़्यादा ना डालें ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। अब जैसे मान लीजिए 10 लाख फिल्टर की जगह एक किडनी में 10 फिल्टर हैं। जो पहले खून अंदर आता था फिल्ट्रेशन के लिए, इन 10 फिल्टर्स में से जाता था, अब उनमें से 5 नहीं काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो वो जो खून इन 5 फिल्टर्स में से जा रहा है, ये फिल्टर्स तन गए हैं, बड़े हो गए हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो लीकी हो रहे हैं। और अगर इन पे ज़्यादा वर्कलोड पड़ेगा तो ये और जल्दी ख़राब होंगे। तो वर्कलोड ज़्यादा किन चीज़ों से पड़ता है? नमक। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा नमक खाएंगे तो ये नमक को बाहर डालने का काम पेशाब के ज़रिए, आप तो जानते हैं, आपको पता ही होगा कि
हमारी पेशाब नमकीन होती है, नमक हमारी किडनी बहुत सारा एक्सक्रीट करती है। अगर हम ज़्यादा नमक खाएंगे उस पर वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा, वो उतना बाहर नहीं फेंक पाएगी, खून में नमक बढ़ेगा और बीपी बढ़ेगी। तो बीपी बढ़ने से फिर उन प्रेशर, बीपी क्या है, जो ब्लड वेसल्स से प्रेशर है, ब्लड जिस प्रेशर से दौड़ रहा है उसे बीपी कहते हैं। वो दौड़ के कहाँ घुस रहा है, उन फिल्टर्स में आ रहा है। वो पहले ही फिल्टर्स ज़्यादा वर्कलोड में हैं, तने हुए हैं, और उसमें प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, वो जल्दी फटेंगे, जल्दी खराब होंगे। तो नमक का परहेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा परहेज़ है नाइट्रोजनस वेस्ट्स, माने हमारे प्रोटीन वाले जो डाइट में नाइट्रोजन होता है उससे यूरिया और इस किस्म के अलग अलग नाइट्रोजनस वेस्ट तैयार होते हैं। तो उनका वेस्ट का प्रोडक्शन कम रखने के लिए हमें प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है डाइट में। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे बॉडी के हर फंक्शन के लिए, मसल के स्ट्रेंथ के लिए, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारे इम्यून सिस्टम, इन सब में प्रोटीन्स का रोल है। तो हम कितना प्रोटीन खाएं और कितना ना खाएं। तो एक्सेस प्रोटीन हमें नहीं खाना चाहिए। एक्सेस प्रोटीन, ये देखा गया है कि अगर आप रोज़ नॉनवेज खा रहे हो तो एनिमल प्रोटीन में यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड लोड ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा बनते हैं। तो हम बोलते हैं कि आप नॉनवेज कम कर दीजिए, अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करिए, कम कर सकते हो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार कर दीजिए, ताकि नाइट्रोजनस वेस्ट कम बढ़ें, आपके कम काम करने वाले फिल्टर्स पे और वर्कलोड ना पड़े। प्रोटीन, वेजिटेरियन प्रोटीन को हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। जो दालें हैं उनमें उतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं है कि आप, कई बार पेशेंट ऐसा हो जाता है कि सारा प्रोटीन बंद कर देते हैं, कि पूरे दाल खाना बंद कर दिया, दूध छोड़ दिया, दही छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, प्रोटीन खा ही नहीं रहे। फिर उन्हें इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाती है, उनकी इम्यूनिटी अफेक्ट हो जाती है, इन्फेक्शन होके फट से क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो जो आप सोच रहे थे कि मैं क्रिएटिनिन नहीं बढ़ने दूंगा प्रोटीन नहीं खा के, वो एक दिन फट से इन्फेक्शन होके वो सब जो आपने कोशिश करी थी उस पर पानी फिर जाता है। तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहनी चाहिए। तो डाइट में प्रोटीन कम करें, उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा प्रोटीन हटा दें। आप वेजिटेरियन प्रोटीन सब खा सकते हैं, नॉनवेज प्रोटीन को आप रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए जितना हो सके। और जो तीसरा चीज़ है पोटेशियम, खून में पोटेशियम अगर बढ़ता है तो हार्ट की रिदम को अफेक्ट करता है, और पोटेशियम 6 के ऊपर जाने में सडन हार्ट की रिदम चेंज होकर डेथ की रिस्क होती है। तो किडनी पोटेशियम को बहुत फाइन ट्यूनिंग से रेगुलेट करके रखती है, और वो जब फाइन ट्यूनिंग बिगड़ती है तो पोटेशियम बढ़ने की रिस्क आ जाती है। तो अगर आपका पोटेशियम 5.5 या उसके ऊपर चल रहा हो तो आपको ज़रूरी है कि उस पर नज़र रखें, और डाइट में पोटेशियम रिच चीज़ें जैसे नारियल पानी बहुत पोटेशियम रिच है, बहुत अच्छा है हेल्दी लोगों के लिए कि बीपी कम रखने के लिए पोटेशियम इंटेक रखना। पर किडनी पेशेंट, किडनी प्रॉब्लम आ जाने के बाद नारियल पानी को आपको अवॉइड करना चाहिए। बनाना या केला बहुत पोटेशियम रिच फ्रूट है, तो इसे अवॉइड करना है। कुछ फ्रूट्स हैं जो पोटेशियम में की मात्रा उनमें कम होती है, जैसे एप्पल, पपाया, पेयर, संतरा। इन फ्रूट्स को आप मॉडरेट क्वांटिटी में खा सकते हैं, उनके बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। नट्स जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स थोड़े प्रोपोर्शन में खाइए, ज़्यादा खाएंगे उनमें भी पोटेशियम ज़्यादा होता है। खजूर ज़्यादा पोटेशियम होता है, तो ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा मत खाइए। फ्रूट्स में कुछ फ्रूट्स जैसे एप्पल, पपाया, जाम, पियर, संतरा, इनको खाइए। दूसरे फ्रूट्स को अवॉइड करिए, खास करके अगर आपका पोटेशियम बढ़ के है। तो ये कुछ परहेज़ करने से जो है आपकी किडनी के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, और आपके जो बचे हुए फिल्टर्स हैं वो जल्दी भागने की कोशिश नहीं करेंगे। उनको थोड़ा सहला कर रखना पड़ेगा आपको कि भाई तू काम करता रहे, मैं तेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा नहीं डालूंगा। डॉक्टर साहब, इसके बाद में चूँकि इसका अल्टीमेटली तो इलाज जो है वो ट्रांसप्लांटेशन ही माना जाता है, तो ट्रांसप्लांटेशन की जो स्टेजेज आती हैं उसमें आता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, और उसको लेकर के भारत में सबसे ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आज तकरीबन 4 लाख लोगों में से, जो 4 लाख लोग जिन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है वेटिंग लिस्ट पर हैं, उनमें से सिर्फ 10,000 लोगों को एक्चुअली ऑर्गन मिल पाता है। तो इतना बड़ा गैप है जो लोग वेटिंग में हैं ऑर्गन के और जिन्हें सही में ऑर्गन मिल पाता है उनमें। तो ये शेयर लैक ऑफ अवेयरनेस कि हम लोगों के जो गलत धारणाएं हैं
कि अगले जन्म में शायद हमें फिर किडनी ना मिले, हमने किडनी किसी को दे दी हमारे लिए किडनी। तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग सुपरस्टिशंस या गलत धारणाएं हैं लोगों में, जिनकी वजह से लोग उनके ब्रेन डेड रिलेटिव का भी ऑर्गन डोनेट करने से कतराते हैं, जबकि उस ऑर्गन को अल्टीमेटली जलना ही है, या तो जलना है या ज़मीन में गाड़ना है, वो वैसे भी सड़ना है, उससे अच्छा है किसी के काम आ जाए। तो ब्रेन डेड लोगों को, उनके सगे संबंधियों को ये समझना ज़रूरी है कि बहुत सारे आपके घर में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो, वेटिंग लिस्ट पर हो। तो आप उनके अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखिए कि आप कितने डेस्परेटली एक ऑर्गन के लिए वेट कर रहे होंगे, और एक ऑर्गन एक सामने आपके भूखा खड़ा है और आप खाना जो है गटर में उड़ेल दे रहे हो और उसकी तरफ आप देख भी नहीं रहे हो। ये उसी तरह का मेंटालिटी है कि इतने 4 लाख लोग वेटिंग में खड़े हैं कि हमें ऑर्गन दो, और आप उस ऑर्गन को जला दे रहे हो। तो ये इसके बारे में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और लिविंग डोनर जो ट्रांसप्लांटेशन होता है, लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन में भी कई बार लोग डर जाते हैं कि मैं ऑर्गन डोनेट करूं तो मेरी लाइफ शायद कम हो जाएगी, या मुझे भी डायलिसिस लग सकता है। हाँ, ये है कि एग्जैक्टली जैसे आपकी पहले लाइफ थी उतनी ही वैसी लाइफ रहेगी, ऐसी ये नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि आपकी लाइफ कम हो जाएगी। जो हमारा पिछले 3 दशकों का जो डेटा है ऑर्गन डोनर्स का, ये दिखता है कि 90 डे मॉर्टेलिटी, माने ऑर्गन आपने डोनेट की, अचानक से आपको 3 महीने के अंदर मृत्यु की क्या दर है, तो ये देखा गया कि 0.003%, माने किसी भी सर्जरी में जो मॉर्टेलिटी है उसके जैसा ही ये सर्जरी है। ये उतनी ही सेफ सर्जरी है जैसे कोई भी दूसरी नॉर्मल सर्जरी होती है, उतना ही ये ऑर्गन डोनेशन सेफ है, मॉर्टेलिटी ज़्यादा नहीं है। लॉन्ग टर्म में 15 साल पर यह देखा गया है कि डोनर और एक हेल्दी नॉन डोनर दोनों की लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं होता एट 15 ईयर्स। एट 25 ईयर्स ये देखा गया कि डोनर्स को मॉर्टेलिटी है 18% और नॉन डोनर, हेल्दी नॉन डोनर का है 13%। मतलब एक मार्जिनल डिफरेंस आता है एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स। तो लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ उतनी इफेक्ट नहीं होती। अब डायलिसिस लगने की क्या रिस्क है? डोनर का हम पूरा असेसमेंट करते हैं कि उनका लाइफ टाइम एस्टिमेट क्या है, उनके लाइफ में डोनेशन नहीं करके भी उनको डायलिसिस लगने की क्या रिस्क है। तो उसके बेसिस पर हम चूज़ करते हैं कि जिनकी मिनिमल रिस्क होती है, तो 10 साल तक, डोनेशन के 10 साल तक का डेटा ये है कि डायलिसिस की रिक्वायरमेंट किसी भी हेल्दी नॉन डोनर के जितनी ही होती है। जब हम देखते हैं 20 साल का डेटा, तब 20 साल पर यह देखा गया है कि तकरीबन 30 से 40 पर 10,000 डोनर्स, 10,000 डोनर में से 30 से 40 डोनर्स को वो डायलिसिस पर पहुंचते हैं एट द एंड ऑफ 18 to 20 ईयर्स। तो ये रिस्क बहुत मिनिमल है। अगर आपके घर में कोई आपका एकदम लव्ड वन, बिलव्ड है, तो आपका थरो असेसमेंट के बाद आपके नेफ्रोलॉजिस्ट के सलाह के साथ डोनेशन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये काफ़ी ज़्यादा जागरूकता की इस मामले में दरकार है, क्योंकि लोगों की बड़ी बड़ी अलग अलग टाइप की भ्रांतियाँ हैं। दूसरा डॉक्टर साहब, ये एक बड़ी चीज़ आ जाती है कि लोग आप लोगों के पास में आते हैं और आप जब उनको फर्स्ट स्टार्टिंग में उनको बताते हैं कि अभी इसका ट्रीटमेंट केवल ट्रांसप्लांटेशन ही है, यानी ऑपरेशन है, और ऑपरेशन से इंडिया में डरते हैं, और उसके बाद में लोग एक थर्ड तरीके से बढ़ते हैं, जिनमें बाबा हैं, झोला छाप, XYZ जो भी हैं, तो उनकी तरफ वो बढ़ जाते हैं और वहाँ जाके उनको एक मिल जाता है कि नहीं, आप तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं 100% ठीक कर दूंगा। तो उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या आयुर्वेद में इसको लेकर कोई इलाज हैं, या फिर होम्योपैथी में कुछ इलाज है, या फिर जो बाबा रोड छाप बहुत सारे घूमते हैं उनके पास कुछ ऐसा होता है? देखिए, किडनी के जो विकार हैं, इनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइमलाइन, कि एक्यूट किडनी इंजुरी और क्रॉनिक किडनी डिसीज़, मतलब रिकवरेबल किडनी डिसीज़ और नॉन रिकवरेबल किडनी डिसीज़, इनमें बहुत बारीकी से डिफरेंशिएट करना कि अपना जो पेशेंट है उसकी रिकवरी की गुंजाइश है या नहीं, इसके बारे में हमें थरली असेस करना ज़रूरी होता है। एक्यूट किडनी इंजुरी अपने आप रिकवर कर जाती है विथ टाइम, 2 से 3 हफ्तों में किडनी रिकवर कर जाती है।
मैक्सिमम 2 से 3 महीनों में किडनी जो है रिकवर कर जाती है। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स जो एक्यूट किडनी इंजरी से डायलिसिस पर पहुंच गए थे, क्रिएटिनिन 10 था, वो जब रिकवर हो जाते हैं तो हमारे पैर छू लेते हैं कि आपने ठीक करी हमारी किडनी। हमारा काम यह है कि हम उसका क्रेडिट ना लें, हम उसे एजुकेट करें कि भाई ये एक्यूट किडनी इंजरी थी, इसको तो रिकवर होना ही था, हमने बस उसे एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया रिकवरी के लिए। जैसे अगर हमें हाथ में कट गया तो जिस चीज़ से कटा उस चीज़ को अगर हम बार बार वहीं पर रखे रहेंगे तो वो हील होगा ही नहीं। उस जो चीज़ से कटा उसको दूर कर देना है ताकि वो बॉडी अपने आप हील कर जाए। बॉडी में हीलिंग की पोटेंशियल है, तो वो जब हीलिंग अपने आप होती है 2-3 हफ्तों में, या जैसे हम दवाई लगा सकते हैं पर हीलिंग हमारे हाथ में नहीं है, हीलिंग बॉडी का अपना फंक्शन है, तो हम हीलिंग के लिए क्रेडिट नहीं ले सकते। हम दवाई लगाकर उसे और इन्फेक्ट होने से या और घाव लगने से रोक सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कॉज आइडेंटिफाई करते हैं, कॉज को करेक्ट करते हैं और किडनी को मौका देते हैं, टाइम देते हैं हील होने का। तो हम कई बार ये देखते हैं कि लोग ये एक्यूट किडनी इंजरी के फेज़ में किसी झोला छाप के पास या कहीं पर जाते हैं और वो रिकवर हो रहे होते हैं, रिकवर हो जाती है किडनी, और वो क्रेडिट जो है व्यक्ति ले लेता है कि ये दवाई से जो है ठीक हो गया। अब हमारे पास डायलिसिस में जितने भी पेशेंट्स हैं, सारे पेशेंट्स हर किस्म के लोगों के पास जाकर ही डायलिसिस पर आते हैं। सबको एक आशा होती है कि शायद मेरा इससे ठीक हो जाए, उससे ठीक हो जाए। तो आप अगर डायलिसिस यूनिट में जाके सब डायलिसिस पेशेंट्स का इंटरव्यू करेंगे तो सब बोलेंगे हमने आयुर्वेदिक ट्राई कर दिया, हमने होम्योपैथी ट्राई कर ली, हमने ये बाबा के पास गए, हम वो बाबा के पास गए। तो जो चीज़ रिकवर नहीं होनी, तो वो नहीं होने वाली कौन सी चीज़ है? जब हमारी अंदर हीलिंग स्कारिंग से हो जाए। तो मैं जैसे बताता हूँ पेशेंट्स को, जैसे स्कार है, ये परमानेंट निशान है, ये डेड टिश्यू है। अगर किसी के पास मरे हुए आदमी को जिंदा करने की संजीवनी है तो वही जो है ऐसे स्कार्ड या डेड टिश्यू को लाइव बना सकता है। तो जो एक्यूट किडनी इंजरी रिकवर कर जाती है उसका क्रेडिट लेने की बजाय हमें एजुकेट करना चाहिए पेशेंट्स को कि भाई ये एक्यूट किडनी इंजरी है, ये रिकवर होती है 2-3 महीनों में, और हमारा काम उसे सिर्फ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है। और आप चाहे जहाँ पर भी जाएं, अब जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ वाला पेशेंट होता है, मैं उन्हें रोकता भी नहीं। वो अगर चाहते हैं कि और कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि देखो भाई ये टाइम है, आपको कल ऐसा ना लगना चाहिए कि डॉक्टर साहब ने हमें वो ट्राई करने ही नहीं दिया, नहीं तो शायद हमारी किडनी ठीक हो जाती। मैं बोल देता हूँ कि देखो भाई, आपकी श्रद्धा है, आप देखो, ट्राई करके देखो। आपको आपकी जर्नी में हर किस्म से असिस्ट करना मेरा दायित्व है। मैं अपना साइंस या अपना रोब झाड़ने के लिए या मेरा ज्ञान आपके झाड़ने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर। आपको आपकी जर्नी कितनी सेफ कर सके उसके बारे में आपको एजुकेट करना, और आप के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको आपकी जर्नी सुखद करने में असिस्ट करना, यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जब मैं बोलता हूँ पेशेंट्स को तो पेशेंट्स को समझ में भी आती है बात। और इसके लिए एक रैपो डेवलप होना ज़रूरी है, पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। कई बार हम लोगों की भी गलती होती है कि कई बार वर्कलोड ज़्यादा होता है तो हम लोग बस फटाफट अपना जजमेंट पास कर देते हैं कि भाई ये तो क्रॉनिक किडनी डिसीज है, ये रिकवर नहीं हो सकता, बस ख़त्म। पेशेंट को तो फिर आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, पेशेंट दूसरे दरवाजे खोलने लगेगा, और कई बार वो जो इम्पॉर्टेंट टाइम है वो लॉस हो जाता है उसका, और जो राइट डिसीजंस राइट टाइम पे ले सकता था वो नहीं ले पाता। तो हम कई बार बोलते हैं पेशेंट्स को, भाई हाथ में फिस्चुला बना कर रखो, अगले 6 महीने बाद हो सकता है आपको डायलिसिस लगे। पेशेंट वो मानते नहीं हैं कि जब इमरजेंसी में डायलिसिस पर पहुंच जाते हैं तो गले में कैथेटर पड़ता है, वो सब तकलीफ़ें ये रैपो के बिल्डअप नहीं होने से, एक ट्रस्ट के बिल्डअप की डेफिशिएंसी की वजह से जो है पेशेंट ये फॉलो नहीं कर पाते। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम पेशेंट की अपनी लैंग्वेज में उन्हें समझने जैसा समझाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, एक रिलेशन बिल्डअप हो ताकि वो हम पर ट्रस्ट कर सकें और सलाह फॉलो कर सकें। डॉक्टर साहब, ये किडनी प्रॉब्लम आए ही नहीं तो ऐसा क्या करना चाहिए ताकि ये बिल्कुल बना रहे मामला? सर, आज 40% किडनी प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ की तरफ से हैं। तो सबसे कॉमन जो किलर है किडनी का वो है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ जो है
10 साल पहले डायबिटीज़ हम डायग्नोज करते हैं शुगर बढ़ने के बाद खून में। हाँ, अब आपकी शुगर जो है फास्टिंग 126 हो गई है, पोस्ट लंच आपकी 200 हो गई है, अब आपको डायबिटीज़ आ गई। पर डायबिटीज़ आने के 10 साल पहले ही अंदर मैकेनिज्म शुरू हो गई रहती है डायबिटीज़ की। आपकी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बना बना कर खून में शुगर को नॉर्मल रखती है। हम खुश रहते हैं कि मेरे तो शुगर नॉर्मल है, पर आपकी इंसुलिन लेवल बढ़ी हुई रहती है। तो हमें चाहिए कि आइडेंटिफाई करें कौन एट रिस्क हैं डायबिटीज़ के, और पहले ही, और एट रिस्क वो हैं जिनका मोटापा है। आज डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण 40% एडल्ट्स में मोटापा है, ओवरवेट हैं। ओवरवेट माने हमारा BMI 23 के ऊपर है या बॉडी फैट परसेंट 20% के ऊपर है। यहाँ सेंट्रल ओबेसिटी आ गई है। अगर हमने अपने दीवार से सट के हम खड़े हो जाएं और गर्दन को ऐसे नीचे करके देखें तो हमारे फिंगर के, पैरों के टोज हमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? अगर नहीं दिख रहे हैं मतलब हमारी यहाँ तोंद आ चुकी है और हमारे लीवर में फैट जमा हो चुका है, और लीवर जो है अब आसानी से स्टोर नहीं कर रहा है ग्लूकोज को, क्योंकि ऑलरेडी उसमें फैट जमा है। तो इंसुलिन बॉडी ज़्यादा बनाकर उसे ढकेलने की कोशिश करके ढकेल रही है लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर। तो मोटापा नहीं आने देना ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लाड़ प्यार करें, बच्चों को खिलाएं, पर ओवर फीडिंग अच्छी चीज़ नहीं है। शक्कर जो है, आज हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो चुका है कि हम कोई भी, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैं अपने बच्चों के भी दूध में शक्कर नहीं डालता। हमारे बच्चे बहुत पहले जैसे बच्चे दिन भर खेल कूद करते थे, उतना खेल कूद नहीं कर रहे हैं। सिटी के कहाँ लिमिटेड इसमें वो क्या खेलते हैं, कितना खेलते हैं। तो हम लोग तो शक्कर खाने के, रोज़ शक्कर खाने के हम हकदार नहीं हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएं, मैदे वाली चीज़ें नहीं खाएं, बेकरी आइटम्स नहीं खाएं, शक्कर रोज़ ना लें। ये आदत हमें बचपन से ही रखनी ज़रूरी है, क्योंकि 20% स्कूल चिल्ड्रन आज ओवरवेट ओबीज हैं। मैंने अपनी 10,000 स्कूल चिल्ड्रन को मैंने स्क्रीन किया था कैलकाटा में, तो 20% स्कूल चिल्ड्रन में ओबेसिटी है और 3% स्कूली बच्चों में बीपी है, हाइपरटेंशन है। तो इतना बड़ा, 100 में 3 स्कूली बच्चों में बीपी है, तो इतना बड़ा नंबर है। आगे जाके किडनी डिसीज़, हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक, आज हॉस्पिटल के अंदर आने वाला हर दूसरा आदमी हार्ट के प्रॉब्लम से अंदर आता है। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं मोटापे से शुरू हो रहे हैं और गलत चीज़ों के खाने से हो रहे हैं। जितना खाएं नेचुरल खाएं, नेचर ने जैसा दिया है उस तरह से खाएं। जितना हम उसे प्रोसेस करेंगे, पैकेज्ड बनाएंगे, वो मार्केटिंग किसी के प्रॉफिट के लिए है, अपनी हेल्थ के लिए नहीं है। तो हर पैकेज्ड फूड को नो कहिए, शक्कर को नो कहिए, रोज़ कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करिए। यहाँ मोटापा आने मत दीजिए, उसी से आप डायबिटीज़ से बचेंगे और आगे चल के किडनी या हार्ट या ब्रेन की डिसीज़ से भी बचेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने शेयर करी है, और आप इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे देश में जो 17% के करीब पॉपुलेशन है वो इस डिजीज़ की ओर बढ़ रही है, वो रुक सके। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और आप भी बड़ा काम करेंगे, और इस इन्फॉर्मेशन को आप भी अपने जीवन में उतारिए। बहुत बहुत धन्यवाद।